किए हैं, जिसमें ये देखा कि पर्यावरण है क्या। और कल हम लोग पर्यावरण के घटक के डिस्कस कर रहे थे, जिसमें देखा मुख्य रूप से 3 प्रकार के घटक पर्यावरण के होते हैं। एक जिसे हम लोग अजैविक घटक कहते हैं, दूसरा जिसे हम लोग जैविक कहते हैं, और तीसरा ऊर्जा के घटक। अजैविक घटकों पे हम लोग काफ़ी डिस्कस कर चुके थे। अजैविक घटक को लेकर के हम लोग काफ़ी डिस्कस किए थे कल उसमें, जिसमें हमने मृदा के बारे में जाना, वायु के बारे में जाना और जल क्षेत्र के बारे में जाना कि इन 3 अजैविक घटकों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव है, क्योंकि हमारे जीवन पर जो प्रभाव पड़ता है वही हमारे लिए सबसे महत्व रखता है, चाहे वो सकारात्मक प्रभाव हो चाहे वो नकारात्मक प्रभाव है। जैसे कोरोना वायरस दुनिया में आप जान रहे हैं कि यह किसी भी जीव के ऊपर प्रभाव नहीं छोड़ रहा है, लेकिन मानव जनित रोग है, यानी मानव से ह्यूमन टू ह्यूमन फैलने वाला यह रोग बीमारी वैश्विक महामारी का रूप धारण की। तो आज हम लोग जैविक घटक के बारे में डिस्कस करेंगे, जैविक घटक के बारे में जानेंगे, और फिर ऊर्जा के घटक के रूप में जो घटक हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो पर्यावरण के घटक, तो चलिए, कल की क्लास में कुछ लोग थे, हमने कुछ जिक्र किया था आपसे कि जैविक घटकों में क्या क्या चीज़ें उपलब्ध हैं, किन किन चीज़ों को हम लोग जैविक घटक के रूप में शामिल करते हैं। तो फटाफट गिनाना शुरू कर दीजिए। बताइए, जैविक कारकों में हम लोग किसको किसको शामिल करें। कल भी हमने आपसे डिस्कस किया था, इसके पहले भी बताया था, किसको किसको शामिल करें। सामान्य सा प्रश्न है। गुड आफ्टरनून गिरीश पांडे जी, बताइएगा जैविक कारकों में किसको किसको शामिल करें। ताइए हम भी लोग चलते हैं। देखिए, जैविक कारक को हम लोग 3 रूपों में डिवाइड करते हैं। एक जिन्हें हम लोग बोलते हैं उत्पादक, दूसरा जिन्हें हम बोलते हैं उपभोक्ता, और तीसरा जिन्हें हम बोलते हैं अपघटक। 3 कैटेगराइज, 3 रूपों में उनको बांटते हैं। उत्पादक में धरती पर मौजूद हरी वनस्पतियां, जितनी हरी भरी वनस्पतियां हैं सब हम लोगों के लिए महत्व रखती हैं। यानी जो पादप वर्ग है, वनस्पति वर्ग है, जो धरती पर हरा भरा दिखाई दे रहा है, उसको हम लोग प्राथमिक यानी उपभोक्ता वर्ग में शामिल करते हैं। ये भी जीव है, एक ऐसा कारक है, जैविक कारक है। भारत के जाने माने वैज्ञानिक जिन्होंने बताया था कि पौधों में भी जीव पाया जाता है। कौन थे? आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, जगदीश चंद्र बसु जी। तो उपभोक्ता वर्ग में हम लोग सूक्ष्म जीव और अन्य में जीव को शामिल करते हैं, जिसमें हम लोग भी आ जाते हैं। इन सूक्ष्म जीवों को तीसरे वर्ग में हम लोग शामिल कर लेते हैं, जिसे हम लोग अपघटक के रूप में जानते हैं, जिसमें जीवाणु को, कवक को शामिल करते हैं। और हमने आपसे बताया था कि एक ऐसा जीव, एक ऐसी संरचना भी मौजूद जो ना तो जीव है और ना ही अजीव है, वह है वायरस, जिसे आज हम और आप परेशान हैं, जैसे कोविड-19। तो इन कारकों को डिफाइन करते हैं कि कैसे कैसे कौन कौन से कारक कार्य करते हैं। कैसे प्राथमिक कारक यानी जीवों में जो उत्पादक वर्ग है उसका क्या रोल है, उपभोक्ता वर्ग का क्या रोल है, क्योंकि इसको समझ लेने से
हमारा जो पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र है पूरा सिस्टम यहीं से समझ में आने लगेगा, इन्हीं घटकों की सहायता से, क्योंकि इन्हीं का हम लोग विस्तार करते चले जाएंगे, पूरा पर्यावरण की स्टडी होती चली जाती है। अब देखिए पादप वर्ग में चाहे वो मरुस्थलीय वनस्पति हों, चाहे पतझड़ प्रकार की वनस्पतियां हों, और चाहे सदाबहार वनस्पतियां हों, सबसे धरती पर सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा से भोजन का उत्पादन होता है। ये पहले दिन भी हम लोग इस पर डिस्कस कर लिए हैं। अब ये पादप वर्ग में मूलतः अधिकांश वनस्पतियां निर्भर होती हैं, अपने ऊपर निर्भर होती हैं, किसके लिए? भोजन के लिए। तो भोजन की निर्भरता के आधार पर इन्हें हम लोग सहजीवी, परजीवी, कुछ ऐसी वनस्पतियां हैं जो इस रूप में भी मौजूद हैं, लेकिन धरती पर मौजूद अधिकांश वनस्पतियां जो भोजन के लिए, उत्पादन के लिए आत्मनिर्भर हैं, अर्थात वो धरती पर मौजूद भूमि से पोषक तत्वों को ग्रहण कर सकती हैं और सूर्य से आने वाली ऊर्जा से प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम हैं और इससे क्लोरोफिल का निर्माण करने में वो सक्षम हैं। और क्लोरोफिल ही क्या करता है? उनको हरा भरा बना देता है। जैसे एक बार क्वेश्चन आया था कि इस यहाँ से लेकर के कि किस प्रकार प्रकाश के किस रंग में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सबसे तेज घटित होती है, तो ये आपके बायोलॉजी और इन्वायरमेंट दोनों से क्वेश्चन आ जाता है। तो आप इसको भी शामिल कर सकते हैं, इसमें भी और उसमें भी। तो आप जैसे कि जानते हैं कि प्रकाश 7 रंगों में होता है, तो इसमें मूलतः जो लाल रंग का प्रकाश है और नीले रंग का प्रकाश, इन दोनों प्रकाश के रंगों में सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया घटित होती है। और जो विज्ञान प्रगति की रिपोर्ट आई थी अभी कुछ दिन पहले, यानी 5-6 माह पहले, उसमें एक रिपोर्ट में ये था कि अभी तक हम लोग का प्रकाश संश्लेषण धरती के ऊपर मौजूद वनस्पतियाँ या समुद्र तटवर्ती क्षेत्र में, झीलों के तटीय क्षेत्र में, नदियों के तटवर्ती क्षेत्र में जो मौजूद वनस्पतियाँ हैं उनमें ही मान रहे थे कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया घटित होती है, उसमें ही क्लोरोफिल पाया जाता है, यानी हरी भरी वनस्पतियाँ यहीं पर है। लेकिन नए रिसर्च में ये डाटा सामने आया हम लोगों के कि समुद्र के तल में हजारों मीटर गहरे स्थानों पर भी हरे हरी वनस्पति शैवाल मौजूद हैं। इससे ये पता चलता है कि इन हजारों मीटर गहरे स्थान पर सूर्य के हल्के प्रकाश में भी, हल्के प्रकाश के साथ साथ जो उनको ऊष्मा वहाँ प्राप्त हो रही है, उसके सहारे ये प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम है। अर्थात समुद्र के तल में भी भोजन का उत्पादन अब संभव है। कैसा भोजन का उत्पादन? जो कि वनस्पतियों का उत्पादन है, ना कि किसी जीव का उत्पादन। सहजीवी ऐसी वनस्पतियां होती हैं जो एक दूसरे के साथ रहती हैं और ये एक दूसरे के लिए सहायक होती हैं। और परजीवी ऐसी वनस्पतियां होती हैं जो सिर्फ दूसरे पर निर्भर होती हैं। ये टॉपिक जब इकोसिस्टम पढ़ेंगे हम लोग तो वहाँ पर और भी क्लियर हो जाएगा कि भोजन निर्माण की प्रक्रिया को और बेहतर ढंग से वहाँ पर इसका स्पष्टीकरण होगा। इकोसिस्टम में जब हम लोग चलेंगे तो कैसा वो साइक्लिंग होता है, ऊर्जा का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, जितने तत्व है वो साइक्लिंग कैसे करते हैं, तो वहाँ पर ये चीज़ें और भी स्पष्ट होकर के निकल के हम लोगों के सामने आएंगी। जीवों में जो मूलतः जीव हैं, ये
तीन प्रकार के जीव, या फिर हम लोग कहें दो प्रकार के हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं मूल रूप से। एक ऐसे जीव हैं जो सिर्फ शाकाहारी जिन्हें हम लोग बोलते हैं, और एक ऐसे जीव हैं जिन्हें हम लोग भोजन के आधार पर मांसाहारी कैटेगराइज करते हैं। अर्थात ये जीव सिर्फ शाक या वनस्पतियों को अपने आहार के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और ये सब अन्य जीवों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि शेर है, जैसे कि कुत्ता एक पशु पालन के तौर पर हम लोग उसको पालतू जानवर बना रखे हैं, लेकिन वह वैज्ञानिक ढंग से कैसा प्राणी है, मांसाहारी प्राणी है। आप देखते हैं कि जब भी अवसर पाता है वो छोड़ता नहीं, क्योंकि वो अपना नेचुरल गुण नहीं छोड़ सकता। बिल्ली भी कैसी प्राणी है, बिल्ली भी एक मांसाहारी प्राणी है। ये बात अलग है कि घर में वो दूध जो है पी जाती है, जूठा कर जाती है, बात अलग है, गिरा देती है, लेकिन यह अवसर मिलता है तो चूहे का शिकार करने से बाज नहीं आती। तो इस धरती पर जो जीवों का स्ट्रक्चर है, बायोलॉजी के कुछ फंक्शंस लेंगे तो जीवों का स्ट्रक्चर क्लियर हो जाता है। जो अजैविक संरचना है, ज्योग्राफी का कुछ फंक्शन लेंगे तो वो क्लियर हो जाता है, और जो मानवीय व्यवहार से पर्यावरण पे प्रभाव पड़ता है वो साइंस और इकोनॉमी को जब इंक्लूड करते हैं तब हमने ये समझ में आता है कि पर्यावरण पर मानव का क्या प्रभाव पड़ रहा है, और मानव का प्रभाव पर्यावरण पर और पर्यावरण का प्रभाव मानव पर, दोनों का जो सहसंबंध है ये दोनों स्पष्ट हो जाता है। अब देखिए एक थोड़ा सा उदाहरण ले खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल का, जिसको हम लोग अभी पढ़ेंगे आगे। भोजन का एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए घास है, और यह घास सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त करती है, धरती से जल और पोषक तत्वों को प्राप्त कर लेती है। इस घास को खाने वाला एक हिरण है, हिरण को खाने वाला एक भेड़िया है, और भेड़िया को खाने वाला एक शेर है। अभी इसको और खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला जब क्लियर करेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। अब देखिए ऐसे भी जीव हैं इस धरती पर जो शाकाहारी सिर्फ हैं, इनका जीवन सिर्फ और सिर्फ वनस्पतियों पर निर्भर करता है। लेकिन कुछ ऐसे जीव हैं जिनका जीवन सिर्फ इनके ऊपर ही निर्भर करता है, और इस कुछ ऐसे जीव हैं जो अन्य जीवों का शिकार करने वाले हैं, उनको भी अपने आहार के रूप में इस्तेमाल कर जाते हैं। इसलिए इस शेर को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वोच्च मांसाहारी प्राणी है। कैसा प्राणी है, सर्वोच्च मांसाहारी प्राणी। तो खाद्य श्रृंखला में इन सबको हम लोग सबसे ऊपर रखते हैं, जैसे इस तरह के खाद्य श्रेणी में। अगर अब इस माध्यम से हम लोग जीवों का जो भोजन का क्रम है एक तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि अगला जो हम लोग पढ़ने चल रहे हैं अपघटक या जो जीवाणु है और कवक है, ये बैक्टीरिया प्रकृति के बेहतर सफाई कर्मचारी हैं, सफाई कर्मी हैं। नगर निगम में आप शहरी क्षेत्रों में रहते होंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में रहते होंगे, हर जगह गवर्नमेंट के लोग लगे हुए हैं, और स्वच्छ भारत अभियान भी आपका चल रहा है, करंट इश्यूज़ में हमेशा छाया रहता है स्वच्छ भारत। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर हम लोगों ने संकल्प लिया था कि कैसे भारत को स्वच्छ बनाएंगे। तो उस स्वच्छता का काम नेचुरली प्रकृति खुद करती है, और वो किसके माध्यम से, जीवाणु और कवक के माध्यम से। तो ऐसे ऐसे बैक्टीरिया हैं कि जैसे ये सभी नष्ट होते हैं, जैसे इनके जीवन का अंत होता है, प्रकृति के ये सभी कर्मचारी अपने काम में लग जाते हैं। जीवाणु और कवक मिल करके इनको तोड़ देते हैं, और तोड़ करके अजैविक कार्य, इनके शरीर से निकलने वाले अजैविक कारकों को अजैविक तत्वों में मिलाने का काम करते हैं। इसलिए कहते हैं कि मिट्टी से बना और मिट्टी में ही मिल जाता है। तो ये जीव का जो सर्किल है, साइकिलिंग है, इसको पूरा करने का काम कौन करता है, जीवाणु और कवक। अगर इनका संख्या बहुत बढ़ जाए तब भी खतरा, और इनकी संख्या बहुत कम हो जाए
तब भी खतरा बना रहता है। तो जैसे अभी आप एक मूवी देखो होंगे पर्यावरण से लेकर के 20, अक्षय कुमार और रजनीकांत, दक्षिण भारत के सुपरस्टार। हालांकि बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उसका विषय देखिए, एक यूपीएससी के बेसिस से हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। उसमें अगर आप देखें तो चिड़ियों को लेकर के कितनी चिंता जाहिर किया है, वो चिड़ियों की रक्षा करने के लिए क्या क्या नहीं कर देता है, इस जीवन में नहीं कर पाता है तो उसकी कल्पना, उस जो डायरेक्टर की कल्पना है कि जीवन के बाद भी वो करता है। एक ऐसा साइंटिस्ट है जो चिड़ियों के लिए अपना जीवन पूरा समर्पित करता है, उसके बाद भी वो काम करता है। तो उस फिल्म के माध्यम से उसकी थीम क्या थी, पर्यावरण की कौन सी चिंता जाहिर कर रहा है, तो यही जाहिर कर रहा है। अभी हाल ही में जैसे आपने देखा होगा कि एनसीआर के क्षेत्र में, दिल्ली के, हरियाणा और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में है, उसमें एक नया पर्यावरणीय समस्या निकल के आई, टिड्डी दल। ये लगातार न्यूज़ में जो है आपका चर्चा में बना रहा है। टिड्डी दल जो है हावी, क्या कारण है कि इस प्रकार के छोटे जीवों का विकास हो रहा है। एक छोटे जीव धरती पर इनकी संख्या में वृद्धि हो जा रही है। कैसा असंतुलन हमने कर दिया, कहीं न कहीं नेचर को हमने डिस्टर्ब किया है, कहीं न कहीं नेचर को हमने प्रभावित किया है। तो इस चीज़ों को लेकर के भी जो अभी लोग जुड़ रहे हैं क्लास में, उसको दोबारा देख लेंगे। प्लस जो अगली क्लास अब आपकी शुरू होने जा रही है, जो इन्वायरमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, उसी से पूरा पर्यावरण आपका जो है विस्तार होने वाला है, इकोलॉजी और इकोसिस्टम, जिसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे के चैप्टरों में। लेकिन उसके पहले की जो चीज़ें हैं उनको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं कि कैसे उन चैप्टर, क्योंकि ये पृष्ठभूमि में नहीं रहेगी, तो अब जब हम प्रश्न पर आपको लेके चलेंगे तो आप बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। अब जैसे टिड्डी दल एक हमको व्यवहार में दिखाई दिया, हमने न्यूज़ में पढ़ा, पूरे हिंदी न्यूज़पेपर पढ़े, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़े, सभी न्यूज़पेपर में पढ़ा, मोबाइल पे देखा, टेलीविज़न पे देखा, हर जगह देखा, व्यवहार में तो दिखाई दिया ना, प्रश्न आपको दिख रहा है। अब जो यूपीएससी का कंपटीटर है उसको क्वेश्चन भी दिख गया, जिसका पर्यावरण का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है उसके लिए प्रश्न तैयार हो गया। यूपीएससी आपको व्यवहार में टिड्डी दल दिखाई जो दे रहा है, उससे कोरिलेट इन्वायरमेंट में जो समस्या होगी, पर्यावरण में जो समस्या होगी, उससे प्रश्न हमसे पूछ लेगा। तो जो पर्यावरण की लगातार समस्याएं बन रही, कोविड-19 ये माना जाता है कि वो बनाया हुआ है, ये बात अलग है। लेकिन मान लो कि दुनिया में ऐसे ऐसे वायरस आएंगे जिनसे निपटना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। कोविड-19 से ही पूरी दुनिया तबाह हो गई है, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था जो है गर्त में चली गई है, घाटे में वैश्विक अर्थव्यवस्था चली गई है। भारत की अर्थव्यवस्था आप देख ही रहे हैं क्या स्थिति बन रही है। तो आने वाले समय में जब पर्यावरणीय समस्याएं बढ़ेंगी तब हम लोग क्या करेंगे, कैसे उससे निपटेंगे। तो टिड्डी दल क्यों बढ़ा, तो टिड्डियाँ एक छोटे जीव हैं और आप जानते हैं कि कीड़ों मकोड़े, छोटे पक्षियों का आहार, ये छोटे जीवों का आहार करने वाले धरती पर खास तौर से जो विशेष प्रकार के जीव पाए जाते हैं वो पक्षियों की श्रेणी में है। कैसे जीव हैं, पक्षियों में, जो उड़ने वाले पक्षी हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि इधर अगले यानी पिछले 10 वर्षों से आपको ये देखने को मिला है कि लगातार पक्षियों की संख्या में कमी आई है। इसका प्रभाव आप जानते हैं, भारतीय कृषि जो इस समय लॉकडाउन में आपके लिए एक प्राइमरी सेक्टर बहुत बड़ा सहारा है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, क्योंकि इस समय जीवन का मूल तत्व समझ में आ रहा है कि जीवन के लिए मूलभूत चीज़ें क्या आवश्यक हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, सब इसी में जीवन हमारा सिमट जा रहा है। तो उसके लिए प्राइमरी सेक्टर आपका, जिसमें इकोनॉमिक भाषा में हम लोग बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र, कितना सहारा करता है आपके लिए। लेकिन वहाँ पर कितनी बड़ी संकट आ गया, टिड्डी दल का आक्रमण अगर हो गया
तो धान की खेती आपकी प्रभावित होगी, मक्के की खेती प्रभावित होगी, क्योंकि ये पूरे वनस्पतियों को, घास के मैदानों को साफ कर देंगे। क्योंकि हमारी जो कृषि भूमि का पर जो वनस्पतियाँ हम लोग उगाते हैं वो भी तो एक प्रकार की घासें ही तो हैं। तरह तरह के रोग आएंगे। अब हम लोग कृषि वैज्ञानिकों के पीछे भागेंगे, बायोलॉजी वाले वैज्ञानिकों के पीछे भागेंगे, जीव वैज्ञानिक ये सब भाई बचाओ बचाओ जल्दी करो। केमिस्ट्री वाले आएंगे, तरह तरह के केमिकल रिएक्शन कराएंगे, लेकिन उसका हमारे जीवन पर ही प्रभाव पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं हम प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से हर माध्यम से हम ही प्रभावित होंगे। तो कैसे इससे बचा जाए, कैसे प्री के क्वेश्चन को जो है इससे कोरिलेट किया जाए, कैसे मेंस के क्वेश्चन को कोरिलेट किया जाए, ये दोनों हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो व्यवहार में दिखने वाली घटना कोविड-19 जैसी समस्या, तो पर्यावरण से लेकर के इस बार कि इतना ज़्यादा प्रश्न होंगे, क्योंकि पर्यावरण का सकारात्मक पहलू भी आपको देखने को मिला कि जो वायु प्रदूषण था वो बहुत कम हुआ। लॉकडाउन में ध्वनि प्रदूषण शहरों में, ग्रामीण क्षेत्रों में न के बराबर रहा, तो उस पर का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। साथ ही साथ जो जल प्रदूषण है उसका भी प्रभाव काफ़ी पड़ा, और जो आपका नाभिकीय प्रदूषण है या फिर जो कूड़े कचरे निकलते हैं, इन सब का बहुत ज़्यादा, यानी एक तरीके से हम लोग जिनकी सबसे ज़्यादा चिंता जाहिर करते हैं कार्बन को लेकर के, उस कार्बन में जो अगर हम सोचते हैं कि दुनिया में काश अगर ऐसा होता तो कार्बन कटौती रुक जाती, वह स्वतः रुक गया। तो नेचर कहीं ना कहीं से बैलेंस करेगा उस अवस्था सो। तो ये नेचर का एक छोटा सा सिस्टम है, उसको हम लोग समझने का काम कर रहे हैं, क्योंकि इस सिस्टम को कहीं ना कहीं हम ही लोग तोड़ेंगे। जब हम लोग इकोलॉजी पढ़ेंगे तो इसको बहुत बेहतर ढंग से समझ पाएंगे कि कैसे हम सबसे ज़्यादा पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं को, घटकों पर प्रहार पे प्रहार किए जा रहे हैं, घात पे घात किए जा रहे हैं। क्योंकि हम कैसे प्राणी हैं? हम एक तकनीकी प्राणी हैं, हम एक विकसित प्राणी हैं, हम एक सभ्य प्राणी हैं। हमारी सभ्यता का परिचय क्या है कि हम धरती पे चाहते हैं जो चाहे वही रहेगा और जिसको चाहे वह नहीं रह सकता। तो उसका परिणाम भी तो हम ही को भुगतना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी है कि उसका परिणाम किसी और को भुगतना पड़ेगा, हमें आपको समझना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा जैविक घटक पे हमने नज़र डाला। यहाँ तक कोई अगर आपका प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन? विवेक कुमार, अभिषेक अवस्थी जी, अभी तक का अगर कोई प्रश्न आपका तो क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी तो बहुत सारे टॉपिक शुरू ही हो रहे हैं आपके। अब एक महत्वपूर्ण पहलू बचा हम लोगों के लिए, ऊर्जा का घटक या ऊर्जा घटक। ऊर्जा घटक, अब देखिए ऊर्जा के घटक की बात किया जाए एनर्जी में, तो सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए होता है सौर ऊर्जा, उसके बाद तापीय ऊर्जा, थर्मल एनर्जी, जिसमें हमारा सबसे महत्वपूर्ण है कोयला, फिर उसके बाद नाभिकीय ऊर्जा, और चौथा हम लोग ले सकते हैं जल से भी एनर्जी जो हम लोग प्राप्त कर लेते हैं, यानी जल विद्युत ऊर्जा। लेकिन हमारे पर्यावरण में जो ऊर्जा का मूल स्रोत है, ऊर्जा की मुख्य जो कड़ी है, वह सूर्य के ऊर्जा से शुरुआत होती है, अर्थात सौर ऊर्जा से इसका आरंभ होता है। सोलर एनर्जी से इसका आरंभ होता है। तो सौर ऊर्जा ही ऐसी एनर्जी है जो जीवों के हर स्तर पर, चाहे वो अजैव से लेकर के जैव तक, सब पर इसका प्रभाव पड़ता है। जैसे धरती से आने
पर पहुंचने वाला है सूर्य का प्रकाश, जो कि 8 मिनट 16 सेकंड में पहुंच रहा है। वनस्पतियां अगर ना मौजूद हों तो इस ऊर्जा का हमारे पृथ्वी पर संग्रह नहीं हो सकता। किस रूप में? भोजन के रूप में। लेकिन इसका संग्रह हमारे पृथ्वी पर ताप के रूप में, ऊष्मा के रूप में हो जाता है। जैसे सूर्य की किरणें जब पड़ती हैं तो चाहे मृदा हो वो भी गर्म हो जाता है, पत्थर चट्टानें हैं वो भी गर्म हो जाती हैं। यानी जहाँ भी हम लोग चलते हैं हर जगह गर्मी ही गर्मी, गर्मी ही गर्मी महसूस होती है। इससे ये तात्पर्य निकलता है, या फिर जब संध्या हो जाता है तब भी आप देखते हैं कि कुछ न कुछ गर्मी आपको महसूस होती है। तो कहीं ना कहीं सूर्य के से हम लोग ऊष्मा और ताप को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो भोजन का स्रोत है, जो भोजन का संग्रह है, वे सिर्फ वनस्पतियां ही कर सकती हैं, और बिना भोजन के हम और आप चल नहीं सकते। सिर्फ हम लोग ऊष्मा से एनर्जी क्रिएट नहीं कर सकते, सिर्फ सूर्य के प्रकाश से ताप पड़ जाए हमारे ऊपर, सूर्य की किरणें लग जाए तो ये बात अलग है कि हम लोग विटामिन डी को प्रोड्यूस कर लेते हैं। लेकिन क्या विटामिन डी से ही हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं? क्या नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में हमारे लिए ये ज़रूरी है कि धरती पर वनस्पतियाँ ढेर सारी मौजूद हों, क्योंकि इनकी संख्या जितना ही ज़्यादा होगी उतना ही धरती पर भोजन का उत्पादन होगा। तो हम लोगों ने सोचा कि ऐसी बात है कि जितना ज़्यादा इनकी संख्या होगी उतना ही ज़्यादा भोजन का उत्पादन होगा। तो हम लोग धीरे धीरे इस धरती पर क्या करना सीख गए? कृषि करना सीख गए। और खेती करने से हम लोगों ने ये पाया कि इससे आसानी से हम एक ही स्थान पर रह करके भोजन का उत्पादन कर सकते हैं और एक अस्थाई निवास बना सकते हैं, परमानेंट निवास बना सकते हैं। कैसे? जैसे पहले लीजिए, आज से हम लोग 4-5 हज़ार वर्ष पहले चलें, आदिमानव के दौर में चलें, हड़प्पा सभ्यता के दौर में चलें तो घुमक्कड़ जाएगा ना। अरे ऋग्वैदिक काल में ही चलिए, जब खेती का दौर नहीं था तो मानव क्या करता था? कबीलाई जीवन जीता था, और पशुओं को लेकर के एक कबीले से दूसरे कबीला, दूसरे कबीले से तीसरे कबीला चारागाहों की खोज करते थे। कहाँ पे चारा मौजूद है वहाँ चारागाहों की खोज करते करते घूमते टहलते रहते थे। ऐसे ही जीवन व्यतीत होता जाता। लेकिन आप देखेंगे कि जैसे ही कृषि का विकास हुआ, जब हम लोग खेती करना शुरू कर देते हैं, वैसे अस्थाई जीवन शुरू होता है, ग्रामीण सभ्यता का विकास होता है। और इस कृषि में अधिशेष उत्पादन से, जब उत्पादन आवश्यकता से अधिक हो तो इसको क्या बोलते हैं? अधिशेष उत्पादन। इसे शुरुआत होता है किसका? व्यापार का। इसी से आरंभ होता है व्यवसाय का। तो व्यवसाय और व्यापार, ट्रेड और बिजनेस, ये दोनों डेवलप्ड होते हैं, यहीं से शुरू होता है। यानी सर्विस सेक्टर शुरू हुआ और सर्विस सेक्टर से फिर धीरे धीरे इंडस्ट्रियल सेक्टर का डेवलपमेंट होता चला गया। जैसे जैसे तकनीकी विकास होता गया वैसे वैसे विकास करते चले गए। तो यहाँ पर्यावरण से समझिए कि हमने ये सोचा कि अच्छा वनस्पतियों से भोजन का उत्पादन होता है, और कृषि में हम लोग क्या करते हैं? किसी न किसी वनस्पति को, चाहे अगर धान की खेती की तब भी वनस्पति, अगर मक्के की खेती तब भी वनस्पति, तब बाजरे की खेती की तब भी वनस्पति, गेहूं की खेती की तब भी वनस्पति, आलू की खेती की तब भी वनस्पति, गन्ने की खेती, यानी जो भी खेती कर रहे हैं कोई न कोई वनस्पति होगी। तो हमने कहा वनस्पति अगर है तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इससे क्या हुआ कि दूसरी जो हमारी संपदा थी वनस्पतियों की, जिसे हम लोग बोल सकते हैं वन संपदा, वन, आज हम लोग कह रहे हैं कि 33% होना चाहिए। और जब रिपोर्ट आती तब कितना हो जाता है? कहे रिपोर्ट आई तो लगभग 22% वन क्षेत्र हो गया है, यानी 21.56% वन रिपोर्ट आती रहती है हर दूसरे साल में। अब वन रिपोर्ट बता रही है कि अभी भी इतना टारगेट पूरा करना है। क्यों भाई? कृषि से तो वनस्पतियाँ उगा लेते हैं ना, टारगेट क्यों नहीं पूरा हो जा रहा है? तो कहीं ना कहीं क्या हुआ? इस कृषि भूमि के विस्तार में जो वन संपदा था वह उजड़ता चला गया, उजड़ता चला गया। तो जो नेचुरल वे में भोजन का उत्पादन हो रहा था,
प्राकृतिक वे में प्रकृति प्रदत्त जो भोजन बन रहा था, वन में जो विभिन्न प्रकार के फलदार वनस्पतियाँ थी, कटीली वनस्पतियाँ थी, छायादार वनस्पतियाँ थी, और जिनसे हम लोग लकड़ियाँ प्राप्त कर सकते हैं, ऐसी वनस्पतियाँ थी। इस तरह तरह की वनस्पतियाँ जो अस्थायी रूप से परमानेंट से 24 आवर उत्पादन कर रही हैं। लेकिन हमने क्या किया, खेती करना सीख लिया। तो कृषि से किसको लाभ हुआ? कृषि से मानव को लाभ हुआ, और उससे मानव पर आश्रित जो जीव थे उनको थोड़ा बहुत लाभ हुआ, जिनका हम लोग पालन कर लेते हैं, जिनको हम लोग बांध लेते हैं। यानी जैसे कहें पशुपालन या किसी भी जीव को पालन पोषण हम लोग करने। तो ये तो थोड़ा बहुत लाभ हम लोगों को लिए हुआ धरती पर, लेकिन वन संपदा जो परमानेंट था उसका नुकसान हुआ। तो इससे क्या प्रभावित हो रहा, हमारा उत्पादन हमारा प्रभावित हो गया। तो सौर ऊर्जा का जो मूल स्रोत, सौर ऊर्जा का जो मूल संग्रह करने वाला प्राणी, जीव, वनस्पतियां भी जीव हैं, अगर इनके संख्या में लगातार हम कमी कर रहे हैं तो उसका परिणाम हमको आपको भुगतना पड़ेगा, और कहीं न कहीं इसका परिणाम हमको देखने को मिला है। तो ये आधार है ऊर्जा का संग्रह का, और यहीं से ऊर्जा अन्य जीवों में ट्रांसफ़र होती चली जाती है। फिर अपघटन जब होता है तो सौर ऊर्जा जो अन्य जीव में, यानी जो धरती से पोषक तत्वों से प्राप्त ऊर्जा है वो धरती में मिले। तो हर ऊर्जा का डिस्ट्रीब्यूशन, जल का पार्ट जल में, मिट्टी का पार्ट मिट्टी में, सब में सबका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है आसानी से। लेकिन वो अपघटन के बाद ही ऐसा संभव है। तो ऊर्जा का जो प्रमुख घटक है हमारे धरती का सौर ऊर्जा, यह सौर ऊर्जा हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर ये नहीं तो हमारा आप संभव नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि जब तक सूरज है तब तक धरती पर जीवन है। ये बात अलग है। देखो, हमारे आपके लिए प्रकाश सूर्य का उतना महत्व नहीं है, क्योंकि अगर हमारे आपके पास भोजन है तो हम बिना प्रकाश के 2-4 महीने बिता लेते हैं ना। लेकिन वनस्पतियों के लिए बहुत महत्व है, और इन पर हम और आप निर्भर हैं। अगर प्रकाश नहीं हुआ है तो कृषि क्या हो पाएगी? क्या कृषि नहीं होती है तो क्या हमारा भोजन भरपूर मिल पाएगा? क्या धरती की 8 अरब आबादी की भरपाई कैसे करेंगे? क्योंकि अब इस संपदा से निर्भर अगर हमारा जीवन होगा तो 8 अरब लोगों को भोजन नहीं मिल पाएगा। इसलिए इसका सहारा लेना हमारे लिए मजबूरी है। तो इस ऊर्जा का संग्रह करने वाला वनस्पतियाँ, और उनको अगर उजाड़ रहे हैं, उनको अगर नष्ट कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं पर्यावरण की समस्या आ जाएगी। और क्या आएगी? आने वाले चैप्टरों में हम लोग उसका अध्ययन करेंगे। अन्य ऊर्जा में जिसके एनर्जी की हम लोग जो बात करते हैं, जैसे तापीय ऊर्जा, तो ये ऊर्जा भले ही विद्यमान है, और दूसरा पेट्रोलियम, जैसे इसका स्रोत है कोयला और पेट्रोलियम, ये ऊर्जा विद्यमान है धरती में, लेकिन बिना हमारे तकनीकी के इसका व्यापक स्तर पे उपभोग कर पाना हमारे आपके लिए संभव नहीं है। तो ये हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक ये संसाधन हैं। ऐसा संसाधन हम लोग किसे कहते हैं? ऐसा भोजन पकाना शुरू किए, उस कोयले से जब रेल इंजन चलना शुरू हुआ,
तो आइए थोड़ा सा तकनीकी समस्या आ गई थी। तकनीकी की बात ही कर रहे थे हम लोग, तब से एक तकनीकी समस्या और आ गई। तो इस टेक्नोलॉजी की ही देन है कि आज हम लोग जो धरती के अंदर मौजूद ऊर्जा है उसका दोहन करना सीख गए। लेकिन जैसे हम लोग बैलगाड़ी से जब रेलगाड़ी पे आए तो हमारा जीवन बड़ा आसान होता चला गया, बहुत ही सुलभ होता चला गया। परिवहन का विकास हुआ, व्यापार बढ़ा, व्यवसाय बढ़ा और धीरे धीरे हम लोग समृद्ध होते चले गए। समृद्धि हमारी आई और हमारी सभ्यता में नगरीकरण का दौर आया और नगरीकरण के विकास से आज दुनिया वैश्वीकरण के दौर तक पहुंच गई है। तो ये ऊर्जा ही एक प्रमुख घटक रहा जिसके माध्यम से हम लोग आज इस सभ्यता को एक वैश्विक सभ्यता के स्तर पर लाने का काम किए। और आज हम लोग ग्लोबल विलेज की बात करते हैं। और मित्रों, आपको बता दूं कि इस ग्लोबल विलेज की ही देन है कि आज दुनिया में कोविड-19 जैसा वायरस हम लोगों को प्रभावित कर गया। अगर ये दुनिया ग्लोबलाइज नहीं होती तो इस ग्लोबलाइजेशन का लाभ भी है। इन्फॉर्मेशन जैसे सेकेंडों में यानी कुछ मिनट में पूरे दुनिया में फैल जाता है कोई भी सूचना, तो वैसे ये बीमारियां भी फैलने की संभावना बनी रहती है। तो इसका दोनों पहलू हमको देखना पड़ेगा, दोनों पहलुओं से हमको सावधान रहना पड़ेगा। तो ये दोहन जब तक हम लोग सीमित रूप में कर रहे थे, जब तक अपनी आवश्यकता के रूप में कर रहे थे तब तक तो ठीक, लेकिन अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए आर्थिक विकास, हमें चाहिए जीडीपी का ग्रोथ रेट। अगर जीडीपी ग्रोथ नहीं की तो ठीक नहीं है, बात अच्छी नहीं होगी। तो कैसे करेगी? कहीं उत्पादन बढ़ाओ, और उत्पादन बढ़ाओगे तो किसका दहन करोगे? दोहन किसका होगा? कोयले और पेट्रोलियम का सबसे ज़्यादा दोहन हम लोग करते हैं, चाहे विद्युत ऊर्जा का उत्पादन कर रहे हों और चाहे हम लोग बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को चलाने का काम कर रहे हों, चाहे हम परिवहन के संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं। तो हमारा ये जो संसाधन है, हमारी जो आधुनिक तकनीकी है, यहाँ तक कि हम लोग जो ऑनलाइन क्लास भी ले रहे हैं वह भी विद्युत ऊर्जा पर निर्भर करती है। और यह विद्युत ऊर्जा कोयले पर निर्भर करती है। अगर ये नहीं तो हम लोग और आप पढ़ नहीं पाएंगे। चाहे हम लोग दुनिया का सुपर कंप्यूटर ही लगा दें, सुपर कंप्यूटर से क्लास लेना शुरू कर दें, लेकिन इसके बिना संभव नहीं है। तो इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो अवधारणा है इसमें पूरे विश्व में सबसे प्रासंगिक है। और लगातार उससे प्रश्न आपसे, चाहे आईएएस प्रीलिम्स हो, आईएएस का मेंस हो, पीसीएस के जो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम है उसमें भी आपसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो वो भी अवधारणा को हम लोग समझेंगे। नाभिकीय ऊर्जा, तो आप जानते हैं कि बायो केमिस्ट्री में जो मैडम क्यूरी पहली बार जब इसका जिक्र किया था उसने यूरेनियम की बात की कि ये एनर्जी तो बहुत बेहतरीन एनर्जी है, यानी कम ईंधन में हम भारी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त कर लेंगे। लेकिन इसका खतरा भी रहा, रेडियोधर्मी प्रदूषण की जिसका जापान को परिणाम भुगतना भी पड़ा। लेकिन इससे हम लोग कम ऊर्जा में, कम मात्रा में, ईंधन का कम मात्रा में उपयोग करते हैं और भारी मात्रा में हमको उसके सापेक्ष ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। तो नाभिकीय रिएक्टर बहुत सारे लगा रखे हैं हम लोग, उससे भी विद्युत ऊर्जा का उत्पादन कर लेते हैं। जल विद्युत ऊर्जा, कहा कि जल एक बहुत अच्छा साधन है। जल तो ऑलरेडी बहता ही है, लेकिन उसके भी रोक के बड़े बड़े नदी परियोजनाओं का विकास करके टिहरी का डैम बना देते हैं, भाखड़ा नागल बना दिया, कहाँ कितने सरदार सरोवर डैम बना दिया, बड़े बड़े डैमों का विकास किया गया। प्रारंभिक समय में 2-3 उद्देश्य हुआ करते थे। हम लोग सिंचाई भी करते थे, उससे विद्युत ऊर्जा का उत्पादन भी कर लेते थे, और तीसरा हम लोगों का बाढ़ नियंत्रण। ये 3 उद्देश्य जिन्हें हम लोग बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं कहते हैं। तो इनके माध्यम से भी हम लोगों ने एनर्जी जनरेट करना शुरू कर दिया। तो ये ऊर्जा हमारे पर्यावरण का बहुत महत्वपूर्ण घटक है। लेकिन क्या ये ऊर्जा के संसाधन असीमित हैं? क्या ये असीमित हैं? क्या इतनी मात्रा में मौजूद हैं कि आने वाली हमारी पीढ़ियां इससे चल पाएंगे? बताइए। हम लोग जान रहे हैं
कि ये संसाधन सीमित हैं, असीमित नहीं है। तो इसीलिए ना कहते हैं कि ऐसा उत्पादन, ऐसा उपभोग किया जाए जिससे भावी पीढ़ी के लिए भी इसका संरक्षण हम लोग कर सके। ऐसा न हो कि कोयले को भी संग्रहालय में रखे, पेट्रोलियम को ही संग्रहालय में रखना पड़ जाए, इन सबको संग्रहालय में रख के बच्चों को बताना पड़े कि देखो कोयला ऐसा हुआ करता था, ऐसे दहन होता था, ऐसे ऊर्जा मिलती थी। तो ये हम लोग समस्या भविष्य में ना आने पाए। तो ये आज कुछ टॉपिक्स को हमने क्लियर किया, पर्यावरण के जो महत्वपूर्ण घटक हैं इन सब पे हमने जिक्र किया। अब हम लोगों का जो अगला टॉपिक होगा पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। IAS प्री और मेंस दोनों में हर साल क्वेश्चन, स्टेट लेवल के एग्ज़ाम में भी प्रश्न आपके आते हैं। तो अभी जो क्लासेज आपकी चल रही हैं दोनों को लेकर के IAS प्रीलिम्स से भी यहाँ से प्रश्न आ रहे हैं, तो वहाँ से वो भी हो जाएगा और PCS प्रीलिम्स का भी हो जाएगा। तो इसके बाद का जो चैप्टर जैसे जैसे आते जाएंगे दोनों का डिवीज़न हम करना शुरू कर देंगे, तब दोनों की क्लास अलग अलग हम लेंगे। जो IAS प्रीलिम्स के विद्यार्थी हैं स्पेशली अगर वो देना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए अलग क्लास होगी, और जो PCS प्रीलिम्स के उनके लिए भी अलग से क्लास होगी। तो ज्योग्राफी